नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदा केसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीए पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर में फ्रांस के संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये बीए पार्ट 2 के विद्यार्थियों के लिए भी है, बीए ऑनर्स पार्ट 2 के विद्यार्थियों के लिए भी है। हमने पिछले वीडियो में फ्रांस के संविधान की कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया था, जिसमें हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि फ्रांस का संविधान राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी ऑफ पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है, और इसका अध्ययन भारतीय विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रांस एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से विभिन्न विचारधाराओं को और संस्थाओं को विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा ग्रहण किया था, और विश्व के विभिन्न देशों में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की जो विचारधारा है ये फ्रांस की ही देन है। तो हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था कि फ्रांस का संविधान संकट काल का शिशु है, निर्मित संविधान है, लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, और ये एक ऐसा संविधान है जिसका जनतंत्रीय और गणतंत्रीय स्वरूप है। आज हम अन्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि फ्रांस में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना है, क्योंकि 1789 की क्रांति के बाद से ही धर्म को राजनीति से अलग करने की चेष्टा की गई थी, और पंचम गणतंत्र के संविधान में भी फ्रांस को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करते हुए ये कहा गया है कि राज्य सभी विश्वासों का आदर करेगा और सभी नागरिकों के बीच जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना समानता स्थापित करेगा। अगला है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। फ्रांस में विशेष बात यह है कि फ्रांस के संविधान की प्रस्तावना में ही मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार दिया जाएगा, और व्यक्ति के स्वास्थ्य, भौतिक उन्नति, उसकी सुख सुविधा और उसके परिवार की उन्नति का दायित्व राज्य पर ही है। शिक्षा सुविधाओं का प्रसार भी राज्य का कर्तव्य निश्चित किया गया है। और फ्रांस के संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उन पर समाजवादी प्रभाव दिखता है कि सभी नागरिकों को जीविका प्राप्ति का अधिकार होगा और अपने हितों की रक्षा के लिए उन्हें संगठन बनाने का भी अधिकार है। तो ये अधिकार पत्र मूल संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है। तो ये भी विवादास्पद है कि अधिकारों की रक्षा का भार न्यायपालिका पर है या नहीं। अगली मुख्य विशेषता है अध्यक्षात्मक एवं संसदात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय। ये फ्रांस के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। पंचम गणतंत्र में परिस्थितियों को देखते हुए संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं का मिश्रण किया गया है। पंचम गणतंत्र की मंत्री परिषद के सदस्यों को संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार है, और अनुच्छेद 20 के अनुसार मंत्रीगण संसद के प्रति उत्तरदायी भी हैं। अनुच्छेद 49 और 50 के अनुसार फ्रांस की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका को सरकार को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी प्राप्त है, और प्रतिनिधित्व प्रस्ताव के पारित होने पर मंत्रिमंडल वहां पदारूढ़ नहीं रह सकता। तो संविधान की ये जो उपबंध है वो संसदीय व्यवस्था के समान है, लेकिन दूसरी ओर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को भी अपनाया गया है। अगर हम पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति को देखें तो ये भारतीय राष्ट्रपति या ब्रिटिश सम्राट के समान होने के स्थान पर ये अमेरिकी राष्ट्रपति के समान है। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को कई शक्तियाँ दी गई हैं, और वह इन शक्तियों का प्रयोग अपने विवेक के आधार पर करता है। उसे मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, और उसे प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रीय सभा को भंग करने का भी अधिकार है। इसके अतिरिक्त मंत्री संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं, लेकिन वे संसद के सदस्य नहीं होते और संसद में मतदान का अधिकार भी नहीं है।
और यदि संसद के किन्हीं सदस्यों को राष्ट्रपति मंत्रिमंडल में सम्मिलित करता है तो उन्हें संसद की सदस्यता का त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसलिए ये तो ना अमेरिकी तरीके की तरह अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और ना ब्रिटिश तरीके की संसदात्मक व्यवस्था है, ये दोनों का मिश्रण है। नेक्स्ट बिंदु है अधिकार संपन्न राष्ट्रपति और निर्बल विधायिका। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान का ये दोष था कि इसमें राजनीतिक अस्थायित्व था, क्योंकि इस संविधान के द्वारा शक्ति संपन्न विधायिका और निर्बल कार्यपालिका थी। अतः पंचम गणतंत्र के संविधान के द्वारा एक अधिकार संपन्न राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है और उसके प्रत्येक कार्य पर प्रधानमंत्री के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। उसे सैनिक असैनिक नियुक्तियां करने, संधियों के लिए वार्ता करने और संसद के पास संदेश भेजने के अधिकार प्राप्त है। संविधान की धारा 5 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान और राज्य का संरक्षक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष है, जबकि राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, जो बात राष्ट्रपति की तुलना में विधायिका को निर्बल बनाती है। और राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सभा को भंग करने का अधिकार भी है। इस तरह राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाया गया। पंचम गणतंत्र की सीनेट की स्थिति भी बहुत कुछ सीमा तक अमेरिकी सीनेट के समान है, लेकिन वह अमेरिकी सीनेट जितनी शक्तिशाली नहीं है। यदि राष्ट्रपति किसी कारण से हट जाए तो सीनेट के अध्यक्ष को राष्ट्रपति पद को ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये अधिकार जो है वो पहले निम्न सदन के अध्यक्ष को प्राप्त था। इस प्रकार सीनेट की स्थिति को कुछ शक्तिशाली बनाया गया है। तो इस प्रकार अमेरिका में अधिकार संपन्न राष्ट्रपति है। अगला बिंदु है शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित। शक्ति विभाजन के सिद्धांत को प्रारंभ करने वाला फ्रेंच विचारक मॉन्टेस्क्यू था, जिसे अमेरिकी संविधान ने तो अपना दिया। तो पंचम गणतंत्र के संविधान ने भी इस सिद्धांत को अपनाते हुए कार्यपालिका और विधानमंडल को पृथक करने का प्रयास किया है। कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति का निर्वाचन अब संसद के द्वारा ना होकर जनता के द्वारा किया गया है और मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी संसद की सदस्यता के द्वारा वंचित कर दिया गया। लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया है, क्योंकि कार्यपालिका और मंत्रिमंडल विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हैं और मंत्रीगण संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं। इस प्रकार शक्ति विभाजन सिद्धांत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता। सभी प्रजातंत्री राज्यों में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन भारत और अमेरिका आदि देशों में राजनीतिक दल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, अर्थात संविधानेतर हैं और संविधान में उनका उल्लेख नहीं है। लेकिन फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान में राजनीतिक दलों को मान्यता दी गई है और धारा 4 में कहा गया है कि मताधिकार की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन राजनीतिक दल है। तो पंचम गणतंत्र के संविधान के द्वारा राजनीतिक दल को मान्यता दिए जाने के संबंध में पिकल्स ने कहा है, प्रथम बार एक गणतंत्रात्मक संविधान राजनीतिक दलों का केवल नाम ही नहीं लेता, वरन राजनीतिक जीवन के स्वाभाविक तथ्य के रूप में इन्हें मान्यता भी देता है। अगला बिंदु है संवैधानिक परिषद की व्यवस्था। ये एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना हमें अन्य किसी देश में नहीं मिलती। संवैधानिक परिषद की व्यवस्था यदि चतुर्थ गणतंत्र में थी, लेकिन नवीन संविधान में उसकी रचना में संशोधन किया गया है। पहले की तुलना में इसके महत्व में वृद्धि की गई है। संवैधानिक परिषद में 9 सदस्य हैं जो 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद हट जाते हैं। संवैधानिक परिषद के द्वारा जो चुनाव होता है
जनमत संग्रह होता है और कानून की वैधानिकता जो होती है उसकी जांच इसी परिषद द्वारा की जाती है। तो संकट काल की घोषणा के पूर्व राष्ट्रपति के लिए भी ये जरूरी है कि वे संवैधानिक परिषद से परामर्श लें, और संवैधानिक परिषद का एक मुख्य कार्य चुनाव व्यवस्था का निरीक्षण करना भी है। तो ये संस्था इम्पॉर्टेंट है, अन्य देशों में ऐसी संस्था नहीं है। तो अगर हम पंचम गणतंत्र के संविधान को देखें तो ये उचित रूप में संकट काल का शिशु ही है, परिस्थितियों के अनुसार इसे बनाया गया है। तो आज संविधान की विशेषताओं पर हमने चर्चा कर दी। अगले वीडियो लेक्चर में हम अन्य चीज़ों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।